हे दोस्तों, मैं स्वदेव सिंह स्वागत करता हूं आपका पॉलिटी जीरो टू हीरो सीरीज के थर्ड सेशन में। उसके पहले हमने फर्स्ट सेशन में ये अध्ययन किया था, ये सीखा था कि पॉलिटी को पढ़ना कैसे है, जिसमें हमने एक टर्म का उल्लेख किया था कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है। अर्थात हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मतलब बेसिक्स के ऊपर हमको सर्वाधिक मात्रा में फोकस करना चाहिए पॉलिटी पढ़ते समय। तो अभी जो यूपीएससी का पेपर हुआ है तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन संसदीय शासन प्रणाली से पूछा गया है। सेकंड लेक्चर में हमने दोस्तों समझा कि राज्य क्या होता है, राजनीति क्या होती है, ठीक है। तो और उसके बाद हमने देखा कि सरकार क्या होती है, ये यहाँ तक हमने समझ लिया था। उसके बाद हमने राजनीति के बेसिक प्रिंसिपल में ये सीखा था कि मोनार्की क्या है, ठीक है। मोनार्की के बाद हमने एरिस्टोक्रेसी को भी समझ लिया था। अब ये थर्ड लेक्चर है तो इसमें हम समझेंगे जनतंत्र अर्थात लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी को। तो आइए समझते हैं लोकतंत्र होता क्या है। अब्राहम लिंकन के शब्दों में जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन ही क्या होता है, लोकतंत्र होता है। इसी को ए.बी. डाइसी साहब ने कहा है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शासन सत्ता को चलाने का कार्य करती है, तो उस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। अब देखिए जो भी सर्वमान्य परिभाषा है, मतलब लिंकन की परिभाषा जो है वो काफ़ी फेमस परिभाषा है, तो इसका आशय समझ लेते हैं कि इस परिभाषा में कहा क्या गया है, इसका अर्थ क्या है कि जनता का क्या मतलब, का क्या अर्थ है और जनता के लिए से क्या तात्पर्य है, जनता के द्वारा इससे किस प्रकार का अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जनता का से आशय जन प्रतिरूप अनुसार प्रतिनिधित्व से है, अर्थात जहाँ पे जैसी जनता हो वहाँ उस टाइप का शासन होना चाहिए। ये क्या कह रहा है, ये जनता का से आशय लगाया जा रहा है। जनता द्वारा से आशय ये होता है जनता के द्वारा, अर्थात जनादेश अर्थात चुनाव। यहाँ पे इलेक्शन की बात आ रही है कि मतलब जो भी प्रतिनिधि रहेगा वो जनता द्वारा क्या रहेगा, चुना हुआ रहेगा। तथा जनता के लिए, जो तीसरा अपना बिंदु है जनता के लिए, उसका अर्थ क्या होता है कि जो जनता के लिए कार्य करेगी। अब हमने प्रतिनिधि तो चुन लिया, अब ये जो पूरे काम करेगा ये किसके लिए करेगा, ये जनता के लिए करेगा। तो जनता के लिए क्या, अर्थात हमने सरकार को चुन लिया, क्योंकि प्रतिनिधियों से मिलके ही क्या बनती है, सरकार बनती है। तो सरकार क्या करेगी, जनता के लिए सुशासन एवं जन कल्याण का कार्य करेगी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। अब ये तो हमने देख ली लोकतंत्र की परिभाषा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं लोकतंत्र के प्रकार को। तो पहला आप देखिए, लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी अर्थात प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अर्थात इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहाँ से आपका 3 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट ही, कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, 3 नंबर में डिफाइन कीजिए, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, ये आप 3 मार्कर में डिफाइन करें। यहाँ से आपका 3 मार्कर का क्वेश्चन आता हुआ दिखाई देता है, तो इसको अच्छे से समझना है। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में अगर चर्चा करें तो क्या होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें जनता, देखिए डेमोक्रेसी अगर कहीं वर्ड आ गया है मतलब जनता से जुड़ा हुआ कोई ना कोई वो है, विषय है। मतलब जो शासन सत्ता है उसमें जनता के प्रतिनिधित्व की चर्चा हो रही है। तो यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी अर्थात प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात हो रही है। मतलब जनता जब शासन एवं प्रशासन के कार्यों में सीधे तौर पर शामिल हो, इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहेंगे अर्थात प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। यही लोकतंत्र का शुद्ध रूप भी है। तो इसको अगर थोड़ा सा समझें तो देखें होता क्या है कि पुराने टाइम में क्या था कि जनसंख्या बहुत कम थी। जनसंख्या कम थी तो होता क्या था कि लोग कम हुआ करते थे, तो जो प्रशासक बनता था
तो वो क्या करता था कि सभी जनप्रतिनिधियों से, अर्थात सभी जनता ही जनप्रतिनिधि थी, तो अपनी पूरी जनता को क्या करता था, एक पेड़ के नीचे बैठा लेता था। ये हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं, जैसे गाँवों में होता है, ग्राम सभाओं में वर्तमान में देखा जाता है। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठा लिए और चर्चा कर लिए कि इस टाइप की हमको पॉलिसी बनानी है, ऐसा हमको अपने देश को चलाना है, अपने राज्य को चलाना है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं डायरेक्ट डेमोक्रेसी में देखी जाती हैं। किंतु अब देखिए, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो वर्तमान समय में जो भारत की जनसंख्या है वो करीब 135 करोड़ है। तो अब पेड़ के नीचे बैठना तो पॉसिबल हो नहीं सकता है, ना ही आज़ादी के टाइम इस टाइप की कुछ चीज़ें पॉसिबल दिख रही थी, क्योंकि तब भी जनसंख्या बहुत थी। तो हमने क्या नया कॉन्सेप्ट अपनाया हुआ है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का। हाँ, इस जो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, इसका भी उद्भव बहुत पहले हो गया था। तो अब देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का अगर 3 मार्कर में पूछता है तो हम किस टाइप के लिखेंगे। हम पहले लिख देंगे, जब शासन या प्रशासन के कार्यों में जनता सीधे तौर पर भागीदार बने, तो उस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। ये आप परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद आप एग्जाम्पल लिखेंगे। वर्तमान समय में यह व्यवस्था स्विट्जरलैंड में देखी जा सकती है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का शुद्धतम रूप है। क्यों शुद्धतम रूप है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो शासन के कार्यों में जुड़ा हुआ है। वर्तमान समय में ऐसा कुछ आप नहीं देख रहे होंगे कि हर व्यक्ति शासन से जुड़ा हुआ है, अर्थात हर व्यक्ति नियम बनाने में, नीतियां बनाने में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अधिकांश लोकतंत्रों में आप देखेंगे कि वर्तमान समय में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही प्रचलन है। उसके पीछे हम कारण समझ चुके हैं कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, सेम एज इट इज आप वैसी ही परिभाषा इसकी भी बना लेंगे कि जब जनता शासन एवं प्रशासन के कार्यों में सीधे तौर पर शामिल न हो, अर्थात अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शामिल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहेंगे। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप अपने क्षेत्र में एक विधायक का चयन करते हैं और वही विधायक क्या करता है, राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है, वो आपके लिए काम करता है। ठीक है, या कि तो आप इस टाइप से समझे कि जो एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, सांसद होता है, तो आप क्या करते हैं, सांसद को चुनते हैं। ठीक है, ना कि प्राइम मिनिस्टर को चुन रहे हैं, ना कि आप शासन सत्ता के नीति निर्धारण में सीधे तौर पर भागी बन रहे हैं। आपने अपना एक प्रतिनिधि बना के दे दिया कि भैया हमारा ये आदमी है, यही जाएगा, यही बताएगा कि कैसी नीतियां हैं, और वही व्यक्ति आपके सामने नीतियों को रखता भी है अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो। ठीक है, तो ये अर्थ होता है किसका, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का। ये भी 3 मार्कर में आ सकता है। अब देखिए, इसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को एक वर्ड और बोला जाता है, प्रतिनिधिक सरकार। ठीक है, यहीं से ओरिजिनेटेड एक वर्ड और है, प्रतिनिधिक सरकार। अगर 3 मार्कर में ये पूछ ले कि प्रतिनिधिक सरकार क्या होती है, जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसको भी आप इससे लिख सकते हैं। अब देखिए, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हो क्या रहा है कि जनता जो है वो, उसका पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में कम हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बीच बीच में जन सहभागिता के लिए कदम उठाती है। जैसे ओपिनियन लेना, ओपिनियन आपसे जनता की राय ली जाती है, पब्लिक डोमेन में रखा जाता है। तो इन सब कार्यों से क्या होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। अर्थात जो लोकतंत्र की भावना है, लोकतंत्र की भावना क्या है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा किसमें शामिल किया जाए, शासन प्रशासन के कार्यों में। यही लोकतंत्र की मूल धारणा है, अर्थात जिसको हम बोलेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो हम क्या करते हैं कि प्रत्यक्ष तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो हम अधिक से अधिक जन सहभागिता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके एमपीपीएससी के मेंस के पेपर में, पेपर 2 में ये एक टॉपिक भी है, जन सहभागिता। ठीक है, तो इसको हम विधिवत रूप से वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है, जिससे यूपीएससी ने ही इस बार क्वेश्चन पूछ लिया है कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है। ठीक है, देखिए, वर्ल्ड में 2 प्रकार की वर्तमान समय में शासन प्रणालियां प्रचलित हैं। एक तो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और दूसरी है संसदीय शासन प्रणाली। तो चलिए देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है।
एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन सत्ता की धुरी क्या होती है, संसद होती है। ठीक है, शासन सत्ता अर्थात केंद्र बिंदु, सेंट्रल पॉइंट क्या होता है, संसद होता है शासन सत्ता को चलाने के लिए। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है संसद। अब ये क्या होता है, तो संसद क्या होता है, संसद अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो उच्च सदन अर्थात लोकसभा, ठीक है, दूसरा हो गया राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला के बनने वाली संस्था जो बनती है वो होती है संसद। यहाँ पे हम मोटे तौर पर एक छोटी सी परिभाषा समझ रहे हैं, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली हमको पूर्ण रूपेण समझ में आ सके। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन 3 मेंबर होते हैं, 3 चीज़ें होती हैं इसमें, कौन कौन सी होती हैं। पहला तो हो गया क्या, लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति, इनको मिला के संसद बनती है। अगर वैश्विक तौर पे देखें तो एक ऐसी संस्था जो विधायिका हो तथा वहाँ का सरकार का प्रतिनिधि अर्थात राष्ट्रपति मिलके क्या बनती है, संसद बनती है। ठीक है, तो संसद को हमने समझ लिया। अब जो संसदीय शासन प्रणाली होती है इसमें शासन सत्ता की धुरी क्या होती है, संसद होती है। अब इस प्रणाली की विशेषता देख लेते हैं। इसमें उत्तरदायित्व को महत्व दिया जाता है। क्या होता है उत्तरदायित्व, तो आप देखेंगे कि मंत्रिपरिषद जो होती है वो संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये आर्टिकल 75 बोलता है। ठीक है, इसके बारे में हम और अच्छे से डिटेल्ड रूप से पढ़ेंगे कि उत्तरदायित्व किस टाइप का होता है। वो हम कहाँ पे पढ़ेंगे, जब हम भारत की संसद के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उसके बाद हम पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम देखेंगे, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यही क्वेश्चन यूपीएससी में डायरेक्ट पूछा गया था। तो संसदीय शासन प्रणाली की जो प्रमुख विशेषता है उसमें आप क्या देखेंगे कि इस प्रणाली में 2 प्रधान होते हैं। पहला क्या होता है, राज्य का प्रधान। राज्य का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। हमारे यहाँ कौन है, रामनाथ कोविंद साहब हैं। ठीक है, उसके बाद सरकार का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री, तो मोदी साहब हैं। ठीक है, इस प्रणाली में क्या होता है, विधायिका कार्यपालिका पर इंटरडिपेंडेंट होती है। ठीक है, विधायिका कार्यपालिका जो होती हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं। अब इसको कैसे समझें, इसको ऐसे समझते हैं कि संसद हमारी क्या है, संसद जो है वो हमारी क्या है, विधायिका है। ठीक है, विधि निर्माण के समस्त काम संसद करती है। विधि निर्माण का काम संसद कैसे करती है, पहले कोई भी विधेयक प्रथम सदन में जाता है, फिर उसके बाद वहाँ से पास होने के बाद द्वितीय सदन में जाता है, द्वितीय सदन में पास होने के बाद वो राष्ट्रपति साहब के पास जाता है, वहाँ पे सिग्नेचर होता है और उसके बाद वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये विधि निर्माण की प्रक्रिया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वे किस प्रकार से इंटरडिपेंडेंट होती हैं। तो इंटरडिपेंडेंट को आप कुछ इस टाइप से समझ सकते हैं कि संसद जो है वो कार्यपालिका को हटा सकती है। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि कार्यपालिका का प्रधान कौन है, यहाँ पे राष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री, ये सब कार्यपालिका में आते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो मंत्रिमंडल है ये सब कार्यपालिका के सदस्य हैं। ठीक है, तो संसद जो है वो कार्यपालिका को हटा सकती है। कैसे हटा सकती है, आप देखेंगे कि जब कभी भी आर्टिकल 61 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति कोई भी साबित कदाचार करता है या कि किसी भी प्रकार का सरकार मतलब देश विरोधी काम करता है तो उस पे ऊपर महाभियोग लगा के उसको हटाया जा सकता है। तो हमने किसको हटा दिया, हमने हटा दिया कार्यपालिका के प्रमुख को। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा टर्म क्या आ रहा है कि कार्यपालिका जो है वो विधायिका को भी ख़त्म कर सकती है, हटा सकती है। तो आप देखेंगे कि अगर जो जादुई आंकड़ा होता है भारतीय संसद का 272, ठीक है, तो ये आंकड़ा अगर जिस समय पता चल जाए कि बहुमत में सरकार नहीं है, राष्ट्रपति को इस बात का अगर वो हो जाए कि सरकार बहुमत में नहीं है, तो वो अगर और सरकार क्या करे, छोड़ने के लिए तैयार न रहे कि हम मतलब सरकार अपनी भूमिका त्यागने के लिए तैयार न रहे, तो राष्ट्रपति तुरंत ही सरकार को बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, अर्थात लोकसभा को भंग कर देगा तो सरकार खत्म हो जाएगी। ये आप देखेंगे कि दोनों इंटरडिपेंडेंट का सिद्धांत यहाँ पे आपको दिखेगा। इस प्रणाली का विकास कहाँ पे हुआ है, तो इस प्रणाली का विकास हुआ है
इंग्लैंड में। कब हुआ इसका विकास इंग्लैंड में? आप देखेंगे कि जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है, कब? 1688 में। तो जेम्स द्वितीय जैसे ही हार जाते हैं, ठीक है, और संसद की सर्वोच्चता स्थापित होती है, तो तभी से इस प्रणाली को विधिवत रूप से स्थापित माना जाता है। अगर ओरिजिन की बात करें तो और भी पहले से ये जो संस्था है वो बननी स्टार्ट हो गई थी, पर विधिवत रूप से इस प्रणाली का ओरिजिन इसी टाइम पे हुआ था। ठीक है, अब इसके कुछ और वो देख लेते हैं विशेषताएं। संसदीय शासन प्रणाली अस्थिरता का प्रतीक है। क्यों है स्थिरता का प्रतीक? क्योंकि सरकार 5 साल से पूर्व भी भंग हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। कैसे भंग हो सकती है? जैसे ही निम्न सदन में जो सत्ता बहुमत दल है, तो बहुमत दल अगर अपना बहुमत खो देता है तो उसी दौरान राष्ट्रपति क्या करता है? भंग कर देता है, तो सरकार गिर जाती है। तो अर्थात 5 साल के पहले भी भंग हो सकती है। मतलब सरकार में अस्थिरता है, स्थायित्व की कमी है। तो आई होप संसदीय सरकार आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम अगला पॉइंट देख लेते हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में आप देखते हैं कि इसमें शासन सत्ता की धुरी कौन होता है? अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष अर्थात प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, यहाँ कार्यपालिका एवं विधायिका के मध्य शक्ति का पृथक्करण होता है। ठीक है, अर्थात विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्य एवं शक्तियां सब कुछ अलग होते हैं। भारत में किस टाइप का है संसदीय शासन प्रणाली? जैसा कि भारत में है, तो यहाँ पे किस टाइप की व्यवस्था है? कार्यपालिका एवं विधायिका अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। ठीक है, पर अगर अमेरिका में आप देखें, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का ओरिजिन भी अमेरिका में हुआ है, तो वहाँ में अगर देखें हम, तो कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों अलग हैं। आप कभी नहीं देखेंगे कि ट्रम्प साहब वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं। ठीक है, अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, तो उनको आप कभी नहीं देखेंगे कि वो विधायिका के किसी भी सेशन में जाके बैठ रहे हों, या कि संसद में बैठ रहे हों, या कि संसदीय काम को कर रहे हों। जैसा कि आप भारत में मोदी जी को देखते हैं कि संसद में उनका जाना जरूरी है। अर्थात अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में विधायिका अपना काम करती है, कार्यपालिका अपना काम करती है। ठीक है, इस शासन प्रणाली में एक ही प्रधान होता है, एक ही अध्यक्ष होता है, अर्थात एक ही प्रधान होता है। ठीक है, ये प्रणाली स्थायित्व को दर्शाती है। तो अब आप देखेंगे कि इस प्रणाली में क्या होता है कि महाभियोग की प्रक्रिया तो है, अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, पर वो प्रक्रिया इतनी जटिल बनाई गई है कि अमरीकी आप देखेंगे कि मतलब लगभग 250 साल हो रहे हैं, सॉरी 1700 के आसपास से 1774 या 75 के आसपास से अमेरिका आज़ाद हो गया था। तब से वहाँ पे अध्यक्ष है, अर्थात प्रेसिडेंट है। तो आज तक कोई भी प्रेसिडेंट महाभियोग द्वारा हटाया नहीं जा सका है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो स्थायित्व का इसमें प्रकृति दिखाई देती है। आई होप दोस्तों आप लोगों ने पूरी चीज़ें समझ ली होगी। तो एक बार इसको सम अप कर लेते हैं। हमने क्या क्या आज समझा? हमने समझा क्या? लोकतंत्र अर्थात जनता का तंत्र। ठीक है, मतलब शासन प्रशासन के कार्य में जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, पहला हो गया। दूसरा हमने क्या समझा? इसके 2 टाइप होते हैं। कौन से? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, उसके बाद हमने संसदीय शासन प्रणाली को समझा। संसदीय शासन प्रणाली होती क्या है? वो 3 मार्कर में आ सकती है, 6 मार्कर में भी आ सकती है संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, अगर आप 2020-21 के लिए दे रहे हैं तो 5 मार्कर में आपके लिए आ सकती है। और उसके बाद हमने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को समझ लिया। तो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसको आप लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।